ये टाइटैनिक स्कैम क्यों कहा गया है कि जो चीज हमें दिखती है वैसा होता नहीं है। तो टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि हर चीज पे ऐसी कोई डाउट थोड़ी किसी चीज पे क्रिएट हो जाता है। जब उस चीज की प्रमोशन उन लोगों ने ऐसे की कि ये टाइटैनिक जो है कभी डूब ही नहीं सकता है, लेकिन सोचो टाइटैनिक पहली बार चली, पहली बार डूबी। ये तो थोड़ा बिलीव करने में मुश्किल है ना। 1912 की बात है ये। कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज ये कहती हैं कि जो टाइटैनिक थी वो असली में पानी में गई ही नहीं थी, उसके पीछे एक बहुत ज्यादा एक बड़ा स्कैम है। जिसने भी टाइटैनिक को बनवाया या जिसने भी इनिशिएटिव लिया था उसका नाम था जेपी मॉर्गन। वो एक कंपनी थी जिसको इसने एक ऑर्डर इस तरह से दे रखा। अब पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो क्या करेगा कि एक अच्छी बढ़िया चीज बने। ये कि अब इतने सारे कंपटीशन में जहां पे उसको पता है कि ये भी मेरा अपोनेंट है, वो भी मेरे अपोनेंट है, ये भी मेरा अपोनेंट है, तो इन सब चीजों के बीच होने लगा रियलाइज कि हमें शायद साथ रहना चाहिए। लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं थी, वो एक पार्ट ऑफ अ गेम था। मैं गौरव, ये अभय और ये हमारा पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी टाइटैनिक स्कैम के बारे में कि अगली वीडियो टाइटैनिक स्कैम के बारे में होगी। ये टाइटैनिक स्कैम क्यों कहा गया है, तो सबसे पहले एक लाइन हम सुनते हैं कि जो चीज हमें दिखती है वैसा होता नहीं है। तो टाइटैनिक के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो टाइटैनिक जो डूबा था वो असल में टाइटैनिक नहीं था, ऐसी कुछ चीजें कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज हैं। वो एक कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस स्कैम बोल सकते हैं या फिर टाइटैनिक स्कैम अगर हम नाम दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि समझने वाला किस तरह से समझ के उसको कैसा नाम देना चाहता है। क्योंकि कुछ लोग जो है उसके फेवर में है कि टाइटैनिक जो था एक नेचर कॉज है या नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो गया, या वो बड़े बड़े क्या कहते हैं उनको आइस क्यूब्स के जाके टकराया। लेकिन सबसे पहले बात जो आती है टाइटैनिक के बारे में, सबसे पहले यही कहा जाता है कि टाइटैनिक ऐसी चीज थी जो अनसिंकेबल थी, नहीं डूबने वाली थी। मतलब कि इतना बड़ा जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया था वो कभी डूब ही नहीं सकता था। और बड़ी बात उसमें सबसे ज्यादा शक तो क्योंकि हर चीज पे ऐसी कोई डाउट थोड़ी किसी चीज पे क्रिएट हो जाता है। जब उस चीज की प्रमोशन उन लोगों ने ऐसे की कि ये टाइटैनिक जो है कभी डूब ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मान ली ठीक है, एक टर्म तक कुछ चीज ठीक है। वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक लाइफ होती है, एक टाइम बाद हर चीज खराब हो ही जाएगी, सबको पता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन सोचो टाइटैनिक पहली बार चली, पहली बार डूबी। ये तो थोड़ा बिलीव करने में मुश्किल है ना। अब जिस शिप के बारे में इतनी ज्यादा हाइप अप की गई उस टाइम पे, 1912 की बात है ये, ठीक है, 1912 की बात है। तो उस टाइम पे हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना कि उस टाइम पे ये सिर्फ इतनी घटिया कंडीशन में बनाया गया था। 40 करोड़ खर्चा उस टाइम पे इसके ऊपर आया था। 40 करोड़ उस टाइम के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी एक अमाउंट है। उस टाइम के अकॉर्डिंग 400 मिलियन के आसपास अराउंड समथिंग। तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि वो ऐसे बनाया किसी ने, उसको बनाया किसी ने बड़े तरीके से। अब कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज ये कहती हैं, आप लोग चाहे विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ कॉन्स्पिरेशनल थ्योरीज ये कहती हैं कि जो टाइटैनिक थी वो असली में पानी में गई ही नहीं थी, उसकी जगह पे कोई और शिप थी जिसको पानी में उतारा गया था। उसके पीछे एक बहुत ज्यादा एक बड़ा स्कैम है। आप एक स्कैम बोल लो या किसी के साथ ग्रजेस बोलो या जो भी इस तरह से चीजें होती हैं, ये चीजें तभी कह जाती है जैसे बिजनेस वाले जो लोग एग्जैक्टली बड़ा स्कैम करते हैं। एग्जैक्टली इस वाले स्कैम में भी ये सारी चीजें थी मोस्ट प्रोबेबली। अब जैसे आप देख सकते हो कि अगर इसकी स्टार्टिंग से बात करें ना, तो टाइटैनिक जिसने भी टाइटैनिक को बनवाया या जिसने भी इनिशिएटिव लिया था उसका नाम था जेपी मॉर्गन। जिसने बनवाया, जो जिसके आप इस तरह समझो जिसके सबसे ज्यादा शेयर्स थे इस मार्केट में, इस टाइटैनिक में। और उसने जो बनवाने के लिए ये दी थी वो दी थी व्हाइट स्टार लाइन करके एक कोई कंपनी थी। हाँ एग्जैक्टली, वो एक कंपनी थी जिसको इसने एक ऑर्डर इस तरह से दे रखा था कि ये बना के देंगे। उस कंपनी ने इसको बनाया था। सबसे ज्यादा शेयर्स अब जेपी मॉर्गन खुद तो बनाया था, उसके पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे उसमें। सबसे ज्यादा पैसे जो थे जेपी मॉर्गन के इन्वेस्ट हुए थे उसमें। तो सबसे ज्यादा शेयर भी उसी का था। एक तरह से अब ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो अपनी शिप को डुबा दे, ऐसा भी नहीं था। अब पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो क्या करेगा कि एक अच्छी बढ़िया चीज बने। जब हम कोई चीज लेते हैं तो तब देख के लेते हैं ना कि वो बिल्कुल फोन लेते हैं, कुछ बोलते हैं कि इसकी डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास वाली होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। हम बहुत सारी चीजें देख के करते हैं ना। तो जिसमें ज्यादा शेयर डालें वो अपनी शिप को क्यों डुबाएगा, बिल्कुल ये भी एक सवाल बनता है। बिल्कुल। अब उसने ठीक है, कई बार हम सोच लेते हैं कि पॉलिटिकल फेवर्स के लिए, कई बार या अपने किसी पर्सनल फेवर्स के लिए, पर्सनल ग्रजेस के लिए कोई ऐसा कर ले, लेकिन कोई इतना बड़ा घाटा नहीं खाएगा ना पर्सनल ग्रजेस के लिए भी। जबकि उस टाइम की बात, जबकि अमेरिका में उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन की जैसी चीजें चली हुई थी, तो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्सनल ग्रजेस की बात थी। उसमें कुछ ना कुछ ये फर्म थी बीच में, जेपी मॉर्गन के कुछ 2-3 या बहुत कुछ बड़े जैसे बिजनेसमैन में आपस में क्लैशेस होते हैं, क्लाइज होते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं, या वो तो कंपटीशन वाली बात होती है ना। जेपी मॉर्गन के भी कुछ लोग थे ऐसे जिनके साथ उसकी थोड़ी बहुत कंपटीशन वाली बात थी। बिजनेस कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं इनको। ये 3 लोग थे।
मेनली हाईलाइटेड 3 लोग थे बेसिकली, क्योंकि एक बिजनेसमैन का कभी भी कोई एक कॉम्पिटिटर तो होता नहीं, कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली हाईलाइट जो हुए थे वो ये 3 लोग हुए थे, क्योंकि डूबी भी गई थी। मतलब ये उस टाइम हाइप पे थे जो में, जैसे मुझे याद है एंड्रयू कार्नेगी शायद, है ना? हाँ कुछ है, जैसे एक एंड्रयू कार्नेगी और रॉकफेलर। हाँ, रॉकफेलर जो था वो उस टाइम पे ऑयलरी जो से रिलेटेड जो भी चीज होती थी उनमें ये शायद डील करता था, और एक टाइम उनमें से एक वेंडरबिल्ट जो था वो रोड एक्सपोर्ट्स में या रोडों का जो काम होता है, रेलवेज का जो काम है उनमें, उस टाइम पे अमेरिका में सबसे बड़ी जो रेलवे लाइन थी वो भी इसी बंदे ने लगाई थी, ये भी कुछ बताया जाता है उसके बारे में। तो ये लोग कुछ बड़े बिजनेसमैन थे। जेपी मॉर्गन था ना जो, अब उसने क्या किया कि अब इतने सारे कंपटीशन में अब उसको थोड़ा बहुत ये होने लगा रियलाइज कि हमें शायद साथ रहना चाहिए, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं थी, वो एक पार्ट ऑफ अ गेम था। उसने सोचा कि अगर मेरे को रूल करना है तो इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, उसमें शेयर्स डिवाइड हो जाएंगे, मैं रूल उसमें भी कॉम्पिटिशन एक डोमिनेटिंग वे में रूल नहीं कर पाऊंगा। सो उसने बेसिकली क्या करना शुरू किया, उसने जो है जो जैसे हमने बताया व्हाइट स्टार लाइन करके एक जो कंपनी थी, उसको इसने ऑर्डर दिया कि आपको जो है कैसे इस तरह से लग्जूरियस एक शिप बनानी है, ठीक है, जिसमें ये सब चीजें फैसिलिटेटेड हो। उसमें बहुत कुछ बताया जाता है कि जैसे उसमें उस टाइम पे एक जिम थी उसमें, ठीक है, उसमें 2 बहुत बड़े बड़े स्टेयरकेस थे, एक कितने सारे बेडरूम्स थे, तो सारी चीजें मतलब आज की जो 5 स्टार होटल्स में आप जो फैसिलिटीज देखते हो वो सारी फैसिलिटीज उस टाइम पे उस शिप के अंदर, और उसने ये सब चीजें बनाई। और जब वो शिप बन के तैयार हो गया, उस तक ये पहुंच गई, तो उसने डिसाइड किया कि हम इन लोगों को बुलाएंगे और इस शिप पे एक अपनी तरफ से एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारे जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ग्रजेस हैं, उनको हम सॉर्ट डाउन करते हैं और चीजों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से या बेटर वे में देखते हैं। सभी लोगों को बुलाया और एक मीटिंग रखी और बोला कि एक बहुत लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं, हमारी टाइटैनिक की, जो कि सबसे बड़ी शिप है और जो डूबने वाली नहीं है। जब ये बन के आ चुकी थी तो इसकी प्रमोशन इस तरह से की गई कि ये कभी सिंक हो ही नहीं सकती, ये कभी डूब ही नहीं सकती, इसमें इतने सारी फैसिलिटीज हैं, इतना सब कुछ है। उस टाइम के अकॉर्डिंग उसमें फैसिलिटीज नो डाउट बहुत ज्यादा थी। वो उसमें अगर आप विकिपीडिया में देखोगे तो उसके बारे में लिखा भी बहुत ज्यादा है कि उसमें कितनी सारी सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में कितना ध्यान रखा गया था, और सब चीजें उसमें बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन की गई है। वही चीज थी, उसने क्या किया कि अब बुला तो उसने लिया, मान भी सारे गए। अब उसको लगा कि इनको कैसे खत्म करना है। अब उसमें थोड़ा सा उसने गेम खेली। उसके पास एक शिप है, उसके पास एक और शिप थी उसके पास, वो थी ओलंपिक करके एक शिप, ठीक है, ओलंपिक एग्जैक्टली, ओलंपिक करके उसके पास एक शिप थी, जिसको क्या किया उसने, वो सेम उसी डिजाइन की थी, बड़ी थी, लेकिन मतलब उसी साइज की थी, वो ना डिजाइन की नहीं थी, उसी साइज की थी, सेम फैसिलिटीज कम थी। उसमें वो खराब हो चुकी थी, बिल्कुल रस्ट कंडीशन में थी वो, मतलब ऑलमोस्ट खत्म थी वो। बताया जाता है कि टेक्निकल ऐसा बहुत ज्यादा गिर जाएगी, अगर ये एक बार जाएगी तो उसके बाद ये वापस नहीं आने वाली है, इसमें कोई ऐसा मतलब इन्वेस्ट करने की जरूरत अब इसमें नहीं है। उस बंदे ने क्या किया, जेपी मॉर्गन ने, उसने उस पूरी शिप को, जो ओलंपिक थी, उस शिप को उसने टाइटैनिक की तरह बनवा दिया। जब टाइटैनिक बन के आ चुकी थी, उसको पता था कि टाइटैनिक में ये सारी चीजें इस तरह ये फैसिलिटेटेड है। उसने क्या किया, फैसिलिटेट नहीं किया उसको, सिर्फ उसका इंटीरियर चेंज किया। उसको जैसी वो टाइटैनिक अंदर से दिखती थी, ओलंपिक को सेम वैसा दिखाया। अभी ऑडियंस को एक सवाल आएगा कि अगर उन्होंने पुरानी टाइटैनिक को देख लिया था तो उसने नई पे कैसे विश्वास कर लिया, लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो प्रिंट ले दिया था कि पुरानी टाइटैनिक कैसी नहीं, बोला तो इतनी बड़ी है, इतनी सारी, तो सिर्फ वर्बली प्रमोशन की जा रही थी, जैसे कि करते थे अखबारों में आर्टिकल्स आते थे कि ऐसा होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हैपन, ऐसे जैसे आर्टिकल्स आते थे अखबारों में। कभी ओलंपिक, जो ओलंपिक है और टाइटैनिक है, उनका बनने से पहले, आने से पहले कोई फोटो नहीं आया था। जैसे मार्केट में गाड़ी लॉन्च होती है तो उसके पहले फोटोज आने पे शुरू हो जाते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, उस टाइम पे था नहीं ना सोशल, ऐसा कुछ तो था ही नहीं उस टाइम पे। उसने क्या किया कि अपनी शिप को, टाइटैनिक बन के आया, उसको अपने डॉकयार्ड में खड़ा करवाया, सेम वैसे ओलंपिक को बनवाना शुरू किया। अंदर से जो फैसिलिटीज उस टाइटैनिक में थी, सेम उसमें ओलंपिक में तैयार की, सेम डिजाइन, कलर, सब बाहर से सेम करवाया, मतलब बाहर से जो कुछ है डिजाइन भी वैसा करवा दिया, लेकिन अंदर से जो उसकी हालत खस्ता थी वो तो उसने रिपेयर करवाई, वो तो वैसी ही रही जैसी वो थी, जैसा उसके बारे में था कि वो एक बारी में जाएगी, वो डूब जाएगी। पर लेकिन बाहर से एक सवाल और है, लेकिन एक सवाल है, जेपी मॉर्गन जब उनके साथ जा रहा था, है ना, तो वो उसने कट आउट कैसे किया? कि यही तो सबसे बड़ी गेम थी। जिस दिन 10 अप्रैल 1912 को जो ये शिप थी, ये जानी थी, ठीक है, ये शिप जिस दिन निकलनी थी, उस दिन जेपी मॉर्गन की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन उस बंदे ने डिसाइड नहीं किया, वो सब कुछ प्री प्लान था यार, वो सब कुछ
मान लो शिप जानी है शाम को 7 या 6 बजे के आसपास, 7 या 8 बजे के आसपास जानी है। उस बंदे ने शाम को 5-6 बजे विड्रॉ करवा ली कि मेरी हो चुकी है अचानक तबीयत खराब और मैं नहीं आ सकता हूँ। अब इस केस में जिन लोगों ने शिप में जाने के लिए पैसे दे दिए हैं वो लोग तो ना विड्रॉ करवाने वाले नहीं थे। उन लोगों को तो लगा ठीक है, इज नॉट कमिंग, वी आर गोइंग, वी विल गो। वो लोग चले गए, उसमें मजे करेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, एक बंदा नहीं भी आ रहा है, इट्स नॉट दैट मच बिग डील। और उस टाइम लोगों को किसी को ये आइडिया ही नहीं था। कौन सोचता है इस तरफ, जब इतना हाइप अप करके चीजों को दिखाया जाता है और इतना चकाचौंध दिखाई, तो किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं। इस तरह बंदे ने नाम विड्रॉ कर लिया अपना। शिप जो थी बिल्कुल वैसी बनाई जैसी वो थी, बंदे उसमें चढ़ गए, जिसने जाना था वो सब, जितनी मोटी फर्में थी, जितने भी उसके दुश्मन थे या जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे बेसिकली आई वुड से, वो सब उसमें चढ़ गए, सब गए। मतलब कंपटीशन खत्म। पैसा जो टिकट से कमाया वो अलग, इंश्योरेंस से जो पैसा कमाया वो अलग, टाइटैनिक के नाम पर जो पैसा कमाया वो अलग। मतलब कि कमाई डबल। और ओलंपस का तो पता ही था, ओलंपिक का तो पता ही था कि वो डूबने वाली है, तो खराब नहीं है, वो यूज होगी नहीं, वो तो जाने वाले में जाएगी वैसे भी। तो उसने उसका भी यूज किया, टाइटैनिक की बच गई, उसको ओलंपिक के नाम से बाद में उसने ओलंपिक के नाम से उसको ही चलाया, बाद में उससे इतना बहुत मोटा पैसा कमाया उसके बाद उसने उससे भी। तो इस तरह से हिस्ट्री को काफी हद तक, बहुत हद तक टेम्पर करके हम तक पहुंचाया जाता है। रियलिटी में रियल स्टोरी क्या है वो कभी किसी तक इतनी क्लियरली नहीं सुना कि टाइटैनिक बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ये हुआ, ये सही। हमने इस चीज पे गौर ही नहीं किया है कि कभी अगर टाइटैनिक बिना डूबने वाला नहीं था, कभी ऐसा बोला गया था कि डूब ही नहीं सकता। और उस पे जब वो चला था ना, जब वो जा रहा था किसी रूट पे था वो, उस टाइम पे अटलांटिक के आसपास कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उस पे ये बताया जाता है कि बहुत वो आइस इंडिकेटर्स देना शुरू कर चुका था। नई शिप है, उसको बेसिकली इतना फर्क, इंडिकेटर्स देने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो सेफ्टी प्रिकॉशन सब होते हैं उसमें सब बताया जाता है, लेकिन उसमें उस चीज से सिर्फ उसको हल्के से आइसबर्ग से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, और जो कि सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ उस स्टोरी को कवर करने के लिए कि वो आइस क्यूब से जाके टकराया और वो डूब गया। जबकि उनको पता था अगर उसी रोड से, अगर किसी रोड से जाते हैं, उसी कंडीशन का पता होता है ना, तो हम उस गाड़ी को लेके जाएंगे कि जो गाड़ी उस रोड पे चली जा सकती है। तो टाइटैनिक को भी इसी तरह डिजाइन किया होगा कि उसका रूट जो है उस रूट पे जा सके। बिल्कुल, ऐसे तो कोई था नहीं कि वो गलत रूट पे चला गया, ऐसा वैसा वैसे टकरा गया। वो तो सब एक प्री प्लान्ड चीजें थी, और उसमें से भी कुछ लोग बच के निकल गए थे, जो अब एग्जैक्टली तो किसी को क्या पता, बट वो है कि मतलब कुछ जो जेपी मॉर्गन की कुछ टीम के जो लोग थे, उन लोगों ने जैसे शिप्स में, बड़ी बड़ी शिप्स में क्या होता है कि छोटे छोटे बोट्स होती हैं कि निकल, हाँ वही, कि अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ जाए तो वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे निकल जाए। कुछ लोग उसमें से बच के निकल गए, जिनको दिमाग आया वो सेफ्टी प्रिकॉशंस देख के या मेजर्स देख के उनको जैसा लगा वो उसमें से निकल गए। लेकिन कुछ लोग जो मेन फर्में थी वो नहीं निकल पाई, मेनली जिनको डूबना था, जिनके लिए वो टारगेट था, वो लोग मरे ही मरे। और निकलते कैसे, अगर वो अंदर घुसे होते हैं कहां से निकले, कहां ही निकलते वो बेचारे, तो वो तो जाने थे और वो चले भी गए। मतलब एक प्री प्लान चीज है, मतलब पैसा दोनों तरफ से कमा लिया, कंपटीशन खत्म कर लिया पूरी तरह से। टाइटैनिक जो आई थी बाद में, टाइटैनिक से भी पैसा कमा लिया। अभी आज की डेट में मतलब ये सारी प्री प्लान चीजें बिजनेसमैन आज भी करते हैं, लेकिन हमें वो चीजें पता नहीं लगती है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट देख लो आप, है ना, स्टॉक मार्केट जो फ्लक्चुएशन होती है वो कहते हैं, जैसे सच्चाई है मुझे पता नहीं है, पर कैसा कहते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट की सारी चीजों को। अभी एक और बात है कि जो नायडू, जो अभी यूपीए, जो हमारी कौन सी सरकार, एनडीए की सरकार में गए हैं, तो उनकी जो इनकम है 5 दिनों में 850 करोड़ राइज कर दी है 5 दिनों में। अब मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो वो क्यों होता है? ये तभी होता है जब इलेक्शन के टाइम पे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो उसी के कारण इनकी जो प्री प्लान चीजें होती हैं उससे पैसा कमा लेते हैं। आम लोगों तक ना, हम जैसे आम लोगों तक या नॉर्मल पीपल तक कभी ये बात आती ही नहीं है कि बाहर क्या चला है, क्योंकि हमें सिर्फ एक रटी रटाई चीजें दिखाई जाती हैं। टाइटैनिक के बारे में रटी रटाई चीजें पता थी ना, हमने वो देखा, हमने किस चीज पे गौर ही नहीं की कि जो सिक्योरिटी की पर्पज से सारी चीजें उसमें रखी गई थी कि उस पे कभी बात ही नहीं हुई। वैसे जब वो पहली ट्रिप पे गया 2 दिन बाद डूब गया। ये थोड़ा सा मतलब वही बात है कि गाड़ी ऐसी बनाई जिसके टायर ही नहीं हो, हाँ वो चला दी रोड पे। एग्जैक्टली। मतलब टाइटैनिक स्कैम, आजकल तो स्कैम वैसे बहुत चले हैं, नीट स्कैम, टाइटैनिक स्कैम, इंश्योरेंस स्कैम, या फिर बोल सकते हैं इसको कि किसी के पर्सनल वजह की वजह से भी बोल सकते हैं कि पर्सनल इश्यूज,
लेकिन अब किसी को अगर ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से ऐसे हाँ, नहीं अगर- बोल रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू द विकिमीडिया, आप वहां पे देख सकते हो विकिपीडिया में आपको चीज आएगी कि एक इंश्योरेंस स्कैम करके बहुत सारी डिटेल में ये चीजें चीजें बताएंगे आपको कि क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देती है किसी को भी तो सारी चीजें देखती है कि कैसे क्या था, क्योंकि जब भी वो इंश्योरेंस करती है किसी भी गाड़ी की तो सारी इंस्पेक्शन होती है कि ये यहाँ से ठीक है वहां से ठीक है, टूटी नहीं है, सारी चीजें। तो टाइटैनिक का भी ऐसा था। तो जब वो डूब गई तो उसके बाद उन्होंने कुछ तो रिसर्च किया होगा इंश्योरेंस कंपनी ने, तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि जो चीज डूबने वाली नहीं है वो डूब कैसे सकती हो पहले ट्रिप में, ये हाँ, सवाल हाँ। आपके दिमाग में भी आएगा। तो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में और जानकारी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पे होगी और टॉपिक अभी रिवील नहीं किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें और हमारे साथ जुड़ते रहें। मैं गौरव, ये अब है और ये हमारा द